Assalamu alaikum, I'm Gibran Sheikh. Today we're going to talk about the adjustment of risk or adjustment of beta. देखिए लास्ट लेक्चर में भी जो हमने डिस्कशन की थी that was related to CAPM or capital asset pricing model, and the last part we discussed this, how do you adjust risk. For sake of revision I have included those slides, जो slides थोड़ी सी डिस्कस की थी मैंने दोबारा उसे इंक्लूड किया simply so to keep the continuity of this lecture, ताकि continuity चलती रहे. इसमें देखें first thing we're gonna look at is different components of beta, या बीटा की कितनी टाइप्स हो सकती हैं. That is first one was equity beta. ये क्या होता है, इसे this is also called leverage beta और कंपनी बीटा. ये पूरी कंपनी का जो बीटा होता है मोस्ट ऑफ टाइम जो आपको स्टॉक एक्सचेंज या दूसरी वेबसाइट्स पे या कैलकुलेशन के दौरान जो आपको मिलता है दैट इज एक्चुअली योर कंपनी बीटा और इक्विटी बीटा. इसके अंदर होता है क्या कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क दोनों का जिक्र होता है. एंड देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बीटा का दैट इज योर एसेट बीटा. इसमें क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनलेवर्ड बीटा. इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी में जीरो डेट हो, इसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है या हम कंसिडर क्या करते हैं दैट इज कि कंपनी इज 100% इक्विटी फाइनेंस्ड, यानी कि इसमें डेट कोई भी नहीं है. तो डेट नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक तो आपका रिस्क पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा गिवन दैट के इक्विटी फाइनेंस्ड है. तो पहले भी हमने एक जिक्र किया था फ्यू लेक्चर्स अगो. एक बात ध्यान में रखें कि अगर कंपनी इज लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 60% इक्विटी एंड लेट मी 40% डेट फाइनेंस्ड है. तो इसमें होगा क्या कि ये जो डेट का रिस्क है इसका जितना भी रिस्क होगा दैट वुड बी, ये क्या कौन उठाएगा या बेयर करेगा, दैट वुड बी इक्विटी होल्डर्स या आपके शेयर होल्डर्स ये रिस्क उठाएंगे. उसकी वजह वंस अगेन सेम थिंग कि यार डेट इज बैक्ड बाय योर एसेट, यानी कि अगर डेट होल्डर्स जब भी आप डेट इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं या इवन लोन्स लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी बैकिंग पे आपके एसेट्स होते हैं. अगर कंपनी इफ कंपनी गोज डाउन या कंपनी खत्म होती है तो क्या होगा कि डेट होल्डर्स दे वुड सेल योर एसेट्स, आपके एसेट बेचेंगे अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे. जबकि इक्विटी होल्डर्स का क्या होगा, दे आर ऑल्सो बेरिंग, एक तो उनके पास 60 का ये रिस्क है प्लस 40 का ये रिस्क भी हो जाएगा, उनके लिए रिस्क बढ़ जाएगा. क्योंकि कंपनी अगर इन दिस सिचुएशन इट गोज डाउन और टोटल कैपिटल वाज 100 या टोटल उसकी वैल्यू 100 थी, तो सबसे पहले 40 तो डेट होल्डर्स ले जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग 60 होंगे उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये आगे इक्विटी होल्डर्स के पास जाएंगे. अगर यही वैल्यू मैं कट डाउन करके लेट्स से सपोज के मैं कह देता हूँ इसकी वैल्यू, क्योंकि कंपनी कब गोज डाउन व्हेन इट्स इन लॉसेस, लॉस हुआ है कोई और मेजर लॉसेस के बाद कंपनी की वैल्यू 60 रहेगी. इन दिस केस स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, इफ देयर इज नो बैंक्रप्सी कॉस्ट तो 40 तो डेट होल्डर ले जाएंगे और इक्विटी होल्डर्स के पास कितने रहेंगे, दे वुड ओनली हैव 20. और इसमें अगर आप कॉस्ट ऐड कर लें, कौन सी कॉस्ट है, लिक्विडेशन की या बैंक्रप्सी की कॉस्ट जो होती है आपकी, तो उसमें क्या होगा इक्विटी होल्डर्स के पास कोई पैसा, शायद ही कोई पैसा बचे. तो इसमें क्या होता है कि हम ये कहने का मकसद यही है कि उसमें हम क्या करते हैं, इक्विटी फाइनेंस्ड है तो डेट का रिस्क हम निकाल लेते हैं. हाउ डू वी डू दैट, लेटर ऑन स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी डू दैट. और डेट बीटा ये क्या करता है, डेट का रिस्क मेजर करता है. अगर आपकी डेट फ्री कंपनी है तो आपका रिस्क क्या होगा, डेट बीटा क्या होगा, आपका 0 होगा.
इसमें एक जो लास्ट पॉइंट है, चेंजिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंजेस इक्विटी एंड डेट बीटा बट नॉट द एसेट बीटा। कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर आप चेंज करेंगे, डेट इक्विटी रेशो में कोई प्रॉब्लम होती है या आप चेंजेस करते हैं, तो इक्विटी बीटा तो आपका कंपनी का बीटा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बाकी कंपोनेंट जरूर चेंज हो जाएंगे। देखें इसमें जो है कॉस्ट ऑफ कंपनी, इसमें देखें अभी तक हमने कंपनी के हिसाब से बात की थी, वी डिड नॉट डिस्कस प्रोजेक्ट। उसकी प्रोजेक्ट की वजह क्या है कि पहले भी हमने कैपिटल बजटिंग का जब कोर्स एट द स्टार्ट ऑफ कोर्स हमने एक बात डिस्कस की थी, या काफ़ी बार डिस्कशन में लेके आए एक पॉइंट कि कैपिटल बजटिंग में क्या होगा कि आपकी वही आर्ग्यूमेंट रिपीट करूंगा कि आपकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी डिपेंडेंट, या टोटली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट्स। यानी कि आपकी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट वुड बी एक्चुअली योर वैल्यू ऑफ कंपनी। और इसी वजह से हमने ये करते हैं कि प्रोजेक्ट वाइज हम देखेंगे, ब्रेकअप कर दिए हैं हमने, रादर देन एज अ कंपनी देखने के यार डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट रिस्क होते हैं। रियल लाइफ में भी अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि कई प्रोजेक्ट होंगे जिसका रिस्क बहुत हाई है और कई का इतना ज्यादा नहीं होगा। उसकी एक एग्जांपल जो प्रीवियसली भी हमने काफी बार डिस्कशन में लेके आए थे, और क्या होगा कि एक एग्जिस्टिंग हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक एग्जांपल ली थी। एक कंपनी थी जो फार्मास्यूटिकल में गई थी जिसमें कैंसर ड्रग बना रही थी, तो उसका क्या था, दैट वुड बी हाई रिस्क। उस प्रोजेक्ट का रिस्क काफी हाई होगा एज कम्पेयर टू कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, यानी डिस्प्रिन या एस्प्रिन बना रही है, उसे अगर फर्दर एक्सटेंड करती है या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाती है, नई दवाई बना रही है, तो उसका रिस्क क्या होगा, दैट वुड बी लॉट लेस देन अ न्यू कंपोनेंट या न्यू सेगमेंट। वो क्या था, कैंसर ड्रग बना रहे थे जो, या कैंसर के लिए जो ड्रग बना रहे थे। इसमें एक चीज नोट करनी है आपने हमेशा, दैट वुड बी रियल लाइफ सिनेरियो में आपको मिलेगी कि उसकी वजह क्या थी, वजूहात क्या थी, या अंडरलाइंग व्हाट वर दी अंडरलाइंग फैक्ट्स। और इसमें एक और चीज यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि इफ यू लुक एट इट, if you go through the first point and then if we move, what if company is considering a project different risk to it। ये वही बात आती है वो जो अभी मैंने बात की थी, हमने डिस्कस किया क्या है, वही कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की या फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो एग्जांपल ली कि एग्जिस्टिंग ब्रांड है एस्पिरिन की या डिस्प्रिन की, वो एक्सटेंड कर रही है, उसमें नए कोई प्रोडक्ट लेके आ रही है या नई इनोवेशन ला रही है, जबकि दूसरा क्या है कैंसर ड्रग बना रही है। तो उसमें क्या होगा कि मेन उसका स्टे बेशक वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, लेकिन कैंसर ड्रग वगैरह बनाना ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो उसमें क्या होगा, इट वुड बी डिविएटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो इसके एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल ड्रग्स बना रही है या दवाइयां बना रही है उससे क्या होगी, डिविएट हो गई है इन दिस केस। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हाउ डू यू डिटरमिन वैक ऑफ कंपनी दैट इज नॉट लिस्टेड। उन सूरतों में हम क्या करेंगे। वंस अगेन वही आर्गुमेंट है कि हर उसका डिस्काउंट रेट डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क। ये हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे भी डिस्कशन की थी। एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बीटा कैसे एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, प्रोजेक्ट बीटा क्या कर रहा है, इट्स सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क। एक प्रोजेक्ट का सिस्टमैटिक रिस्क क्या है या मार्केट रिस्क क्या है, उसे मेजर करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट बीटा। इसमें देखें इसमें हम क्या कर सकते हैं, इफ यू गो थ्रू दिस पॉइंट, इसमें क्या है, टू एस्टिमेट इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हमने क्या कहा था, दैट इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम वो इसे ज्यादातर डिनोट करते हैं। वी कैन यूज प्रोजेक्ट बीटा, और हम प्रोजेक्ट बीटा को क्या कर सकते हैं,
स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के रिस्क ये एडजस्टमेंट, यानी कि दो प्रोजेक्ट हैं ए एंड बी, मैं कहता हूँ कि ये जो है दैट इज लेस रिस्की एंड बी इज, मैं कह देता हूँ रिस्की है। तो इन दोनों में क्या है कि इन दोनों के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी डिफरेंट होगी। अगर आप इन्वेस्टर से कहते हैं कि ए में इन्वेस्ट करना है हमने क्योंकि इसका रिस्क कम है, तो लेट्स सपोज कि आप लोग मुझसे पूछते हैं या मुझसे फाइनेंसिंग करते, आप कहते हैं वी रिक्वायर 1 मिलियन ऑफ फाइनेंसिंग, और उस पे अगर मैं ए में इन्वेस्ट करूंगा तो आई वुड से कि लेट्स सपोज कि मुझे 10% रिक्वायर अगर आप दे देते हैं रेट ऑफ रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट की फॉर्म में दे देते हैं या फिर डिविडेंड की फॉर्म में, दैट्स फाइन। जबकि बी की अगर आप बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है और इसमें क्योंकि मेरे पैसे डूबने या रिटर्न्स के उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा, तो आई वुड से लेट्स सपोज कि मैं तो 15% रिक्वायर करूँगा, सिंपली बिकॉज अगर इफ आई एम गोना गिव यू 1 मिलियन तो आई वुड रिक्वायर 15% पर एनम या 15% मुझे रिस्क। उसकी वजह क्या है? रिटर्न चाहिए ज्यादा क्योंकि रिस्क इसमें ज्यादा हो गया है। देखें इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट का रिस्क जनरली नहीं दिया गया होता। उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, मैं कहता हूँ कि इसी तरह की कंपनी के लेट्स से एक्स या जेड तक देव गॉट 26 और सो प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होगा, कोई ए हो सकता है कि इसका रिस्क फैक्टर बहुत थोड़ा हो, इसका ज्यादा हो, इसका फिर थोड़ा, इस तरह का मिक्स होके एवरेज जो आपका कंपनी बीटा होता है वो एवरेज इन सारे प्रोजेक्ट्स की एक किस्म की एवरेज रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस वजह से डायरेक्टली आप अगर कहें कि मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट बीटा कैलकुलेट कर लूँ या वो कर लूँ, दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट। एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के आपको रिस्क नहीं दिए गए होते। इवन इफ यू गो टू जो वेबसाइट्स मैंने आपको पहले भी कही थी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूमबर्ग होगी, याहू फाइनेंस होगी, पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट होगी, इनमें कभी भी आप जाके देखिए यू वुड फाइंड द बीटाज, लेकिन प्रोजेक्ट बीटा वगैरह या कंपोनेंट के बीटाज आपको नहीं मिलेंगे। देखें इसका दूसरा क्या कर सकते हैं कि लेट्स से कि आप व्हाट कैन वी डू, या हम इसे एस्टिमेट कैसे करेंगे। एक तो ये होता है कि सिमिलर फर्म कोई आपने देखी और उसका प्रोजेक्ट का या सिमिलर प्रोजेक्ट का देखा कि उसमें क्या रिस्क फैक्टर था या उसका क्या रिस्क था, एंड देन वी कैन एस्टिमेट दैट, यानी कि कंपेयर करके, जैसे प्रीवियसली भी हमने वैल्यूएशन में भी पढ़ा था कि हम डिफरेंट उसको क्या करते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं कि दूसरी कोई फर्म या दूसरी कंपनी देखेंगे और उससे अपने उसको कंपेयर करेंगे या कंपेरेबल्स ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने आप को कंपेयर करना है कि यार कि मैं कितना लायक हूँ या व्हाट इज़ माय कैलिबर, तो आप क्या करें, आप अपने दोस्त या फिर कोई ऐसा क्लास फेलो ढूंढेंगे कि आपका एक क्लास फेलो होगा, लेट्स से कि ही बिलोंग्स टू सेम बैकग्राउंड और वो भी आपके साथ ही कोर्स कर रहा है। अगर आप ये जज करना चाहते हैं कि मेरा CGPA अच्छा है या कंपेरेबल हूँ या नहीं, मैं अच्छा पढ़ाई में हूँ या बुरा हूँ या नॉर्मल था हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कोई ऐसा स्टूडेंट देखेंगे या दोस्त यार ढूंढेंगे जो MBA कर रहा हो, आपका लेट्स सपोज क्लास फेलो गया तो बहुत अच्छा होगा, सेम बैच में है, सेम उसमें या सेम स्टडी कर रहे हैं इकट्ठे बैठ के, देन यू वुड कंपेयर कि उसके क्या मार्क्स आ रहे हैं या उसका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है और मेरा क्या है, देन दैट वुड बी रियली इजी, वो आप इजीली इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई हेयर कि आप इसी तरह कंपनीज का भी जिनका रिस्क फैक्टर वगैरह सेम हो या सिमिलर हो एटलीस्ट, और सिमिलर इंडस्ट्री और सिमिलर प्रोजेक्ट कर रहे हो, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। दिस रेफर्स टू, इसे क्या कहते हैं, ये जो हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया है, सॉरी इट्स नॉट थर्ड, इट्स एक्चुअली चौथा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, इसे क्या कहते हैं, दैट इज
रेफर टू एज प्योर प्ले मेथड। इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली प्योर प्ले मेथड। इसमें क्या है, इसमें करते क्या है कि हम प्योरली क्या कर रहे हैं कि दूसरी कंपनी जो आपकी सिमिलर इंडस्ट्री वगैरह में उससे अपने आप को कंपेयर करें। दैट इज जस्ट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस प्योर प्ले मेथड, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। इसमें देखें एस्टिमेट अगर करना हो, इसमें देखें बिजनेस रिस्क ही नहीं होता बीटा में, इट ऑल्सो गिव्स यू या इंडिकेट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, रिस्क ऑफ या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या रिस्क है। यानी कि ठीक है आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने कर्जा इतना लिया कि कर्ज जिनसे कर्जा लिया दे में आस्क यू कि यार आप उनका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस नहीं कर सकते, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें प्रॉब्लम ये होगी दे वुड आस्क फॉर लिक्विडेशन, वो कोर्ट में जाके आपको लिक्विडेट करवा लेंगे। तो क्या एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का आपका रिस्क है। फॉर गिवन सेट ऑफ प्रोजेक्ट, जितना आप यानी कि इक्विटी बीटा या कंपनी बीटा क्या होगा, जितना आप क्या करेंगे डेट लेते जाएंगे, डेट को इंक्रीज करेंगे, उतना आपका बीटा भी जो है ये क्या हो जाएगा, दैट वुड गो अप एज वेल। और जितना ज्यादा बीटा हो उतना ज्यादा इन्वेस्टर हमेशा हेजिटेंट होते हैं, क्यों, आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लेट्स सपोज एक कंपनी है, मैं कहता हूँ कि ए एंड को है एंड देन यू गॉट बी एंड को, इसका रिस्क फैक्टर या बीटा जो है मैं कहता हूँ कि ये बीटा की अगर बात करें तो ए एंड को का बीटा है 0.52 और बी एंड को का जो है 0.92 है। तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, यू ऑलवेज प्रेफर दिस कंपनी सिंपली बिकॉज इसमें आपके पैसे डूबने या उसके चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस। यानी कि अगर मार्केट अप या डाउन होती है तो इस पे इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट बहुत कम होगा अर्निंग्स और इस पे काफी ज्यादा होगा। फॉर दिस रीजन वी मस्ट एडजस्ट इसमें हम क्या करते हैं, कंपेरेबल कंपनी ढूंढते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर कंपनीज लेवरेज हम अनलेवर करेंगे उसे एंड देन एडजस्ट इट, इसे एडजस्टमेंट करेंगे कैसे, लेटर स्लाइड में आप देखेंगे। उसके बाद दोबारा उसमें अनलेवर से मुराद क्या होगी, अनलेवर से मुराद ये होती है कि यार आप उसका डेट का एक्सक्लूड कर दोगे। हाउ, लेटर ऑन स्लाइड में इंशाल्लाह आई थिंक 1 और so स्लाइड के बाद आप देखेंगे, प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद यू गेट अ बेटर आइडिया। और उसके बाद क्या होगा, आप रीलेवर यानी उसमें दोबारा डेट का इम्पैक्ट ऐड करेंगे और फाइनेंशियल जो भी आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा वो दोबारा उस पर ही आ जाएगा, ओरिजिनल उस पर आ जाएगा और आप बीटा की कैलकुलेशन करेंगे। और क्या, देन वी कैन यूज दिस, और फिर आप इसी बीटा जो आपने कैलकुलेट किया है उसे यूज करते हुए आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करेंगे या उसका रिस्क चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंपेरेबल कंपनी देखनी है। और इसके लिए क्या होगा कि लेट्स सपोज आपकी प्राइवेट फर्म है, आपके पास वही एग्जांपल रिपीट करूंगा, ए एंड को प्राइवेट कंपनी है या पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, और बी एंड को जो है ये क्या है, पब्लिकली ट्रेडेड है। इसमें क्या होगा, पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, दैट वुड हैव एलटीडी लिमिटेड कंपनी, और इसके साथ क्या होगा, हमेशा पीवीटी एलटीडी लिखा होगा अगर प्राइवेट कंपनी है। इसमें देखें आप क्या कर सकते हैं आप कि इन दोनों को देखना है कि अगर ये पब्लिकली ट्रेडेड है तो इसका क्या होगा, आपको लेट्स से कि इसका बीटा अवेलेबल होगा आपको, और ये प्राइवेटली है तो इसका नो नॉट, इट्स नॉट गोना बी अवेलेबल।
नेक्स्ट स्टेप, अनलीवर इट, रिमूव करेंगे हम डेट का इम्पैक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, रीलीवर करेंगे, दोबारा डेट का इम्पैक्ट डालेंगे। इसका एक फार्मूला जो है, दैट इज हाउ डू वी डू दैट टू गेट एसिड बीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे। उसमें है क्या, एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय डेट टू इक्विटी, या डी बाई ई, दैट वुड बी योर डेट एंड ई वुड बी इक्विटी। और इस पूरे टर्म को एज अ होल क्या कहेंगे, वी कॉल इट डेट टू इक्विटी रेशियो। और ये 1 माइनस टी क्या है, वंस अगेन दैट इज योर टैक्सेशन या टैक्स शील्ड, जिसे हमने पहले भी कई बार जिक्र किया इसका। टू गेट इक्विटी बीटा के लिए फॉर प्रोजेक्ट वी यूज प्रोजेक्ट टैक्स रेट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। और उसके बाद क्या करेंगे, देन वी गेट, इसमें देखें प्रोजेक्ट बीटा के लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विटी बीटा, दैट वुड बी कंपेरेबल, यानी कि ये आपको कंपेरेबल कंपनी से मिल जाएगा। कंपेरेबल कंपनी से आप ये चीज उठा लेंगे या आपको मिल जाएगी। और उसके लिए आपको चाहिए इस फार्मूले प्रोजेक्ट बीटा के लिए यू नीड दिस, और दिस वुड बी डन बाय दिस, यानी कि ये आप कैलकुलेट किधर से करेंगे, यहाँ से आपने ये कैलकुलेट किया, या पहली कैलकुलेशन सिंपली बिकॉज वी नीड एसिड बीटा। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दैट वुड बी 1 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस टी और वंस अगेन डेट टू इक्विटी रेट। इसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें हम डिवाइड किया, इसी को इक्विटी बीटा को इससे डिवाइड किया, और प्रोजेक्ट बीटा के लिए एसिड बीटा को इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको एग्जांपल दी गई है आरबीआई इनकॉर्पोरेशन की। फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, दैट इज 2, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो का अगर आप ऐसे देखिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इन परसेंटेज। फॉर एग्जांपल इसकी मैं देता हूं, लेट मी पुट इट ओवर हेयर, कि आपके पास यू गॉट लेट्स से डेट ऑफ 100 और इक्विटी जो है दैट वुड बी 200। तो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी होगी, 1:1 यानी कि इक्विटी इज डबल ऑफ डेट। इसका मार्जिनल टैक्स रेट आपको दिया गया 40%, और इसकी डेट की यील्ड कितनी है, दैट इज 14%। एमबीए जो है, क्योंकि ये पब्लिकली इनकॉर्पोरेशन है या इनकॉर्पोरेट्स है, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नहीं है। नॉट पब्लिकली ट्रेडेड यानी कि पब्लिक में या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि यार पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का क्या होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, लेकिन ये भी लाजमी नहीं है, क्योंकि हर स्टॉक एक्सचेंज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी। उसके लिए अगर आपने रजिस्टर होना है तो उसके लिए आपको ये कहा जाएगा कि इतना कैपिटल, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए, उसके साथ आपके फॉलोइंग यानी कि इतना बिजनेस और मार्केट कैपिटलाइजेशन ये हो। हर स्टॉक एक्सचेंज की डिफरेंट शराइत होंगी लिस्ट होने के लिए, और अगर आप लिस्ट भी हो जाते हैं तो उसमें क्या होगा, योर शेयर्स माइट नॉट बी ओपनली ट्रेडेड। इनके लिए क्या होता है, बाज़ औक़ात होगा कि आपकी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या होता है, दे यूज एक होती है मार्केट जो पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इंटरनेशनली दैट वुड बी एग्जिस्टेंट या एग्जिस्ट करती है, दैट इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट
या एम होगी। इसमें होता क्या है कि यार जो कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं आती, तो यहाँ पे एम में जाके अपनी कैपिटल रेज कर सकती है, शेयर्स वगैरह फ्लोट कर सकती है या फिर बॉन्ड्स को फ्लोट कर सकती है। इसमें देखें, विल कम बैक टू दिस, इसमें क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो, इसकी क्या है MBA की, क्योंकि वो पब्लिकली ट्रेडेड है, दैट इज 1.5 और इसका टैक्स रेट कितना है 30% है, और इसका इक्विटी बीटा या इस कंपनी का बीटा कितना है, दैट इज 0.9। द रिस्क फ्री रेट कितना 5% है। वाई डू वी हैव इट, लेटर ऑन हम देखेंगे, क्योंकि वी हैव टू पुट दैट इन कैपम में जब हम इसकी वैल्यूज को स्लॉट करेंगे। फॉर दैट वी नीड दिस टू, ये जो वैल्यूज हैं आपकी 5% की और 12% की, दैट वुड बी यूज्ड इन कैपम। इफ यू रिकॉल द फार्मूला यू गेट टू नो अबाउट इट। हमने क्या करना है, वी हैव टू डू, ये हमने रिक्वायरमेंट वो करनी। MBS बीटा एसिड बीटा कैलकुलेशन के लिए वही फार्मूला हम यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.9 मल्टीप्लाई बाय ये जो अब बाकी आपकी इक्वेशन है, ये आपका इक्विटी बीटा है 1, दैट इज ओवर हेयर, और इसमें क्या है ये नीचे 1, यही फार्मूले का मानना है, प्लस 1 माइनस टैक्स रेट, जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट है दैट वाज 30%, और डेट टू इक्विटी कितनी है 1/1.5। तो ये इसका एसिड बीटा कितना आ जाता है, इफ यू सॉल्व इट दैट वुड बी 0.439। इक्विटी बीटा अगर आपने RBA का प्रोजेक्ट के लिए करना है तो उसके लिए क्या होगा, दैट इज यही बीटे को हमने लेना है, ये वाला बीटा एसिड बीटा इंक्लूड के इधर 1 प्लस 40%, ये जो आपका टैक्स रेट था, और डेट टू इक्विटी इसकी कितनी थी, दैट वाज 2, जिसका कितना आता है 0.966। और प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब आपने जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने कैपम में यूज किया, जिसमें क्या था दैट इज बाय 5% जो ऊपर दिया था रिस्क फ्री रेट, इस वजह से हमने यूज किया है। और ये कितना है, दैट वाज आई थिंक 14%, और वंस अगेन ये 5% होगा, एंड बीटा केम टू दिस। इसमें देखें आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज 11.762%। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज रिमेंबर दिस फार्मूला, ये दो फार्मूलाज आपने याद करने हैं। बेसिकली इन फार्मूलाज की ट्रिक क्या है कि अगर आपको ये टर्म हो इक्विटी, अगर आपने इक्विटी बीटा कैलकुलेट करना है तो आपने 1 से इसे डिवाइड कर देना, या इस टोटल इक्विटी बीटा को एसिड बीटा, इसे क्या करना है, इससे आप एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें क्या करना है, इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर बैक कैलकुलेट करना हो तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गई आपके पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, तो वैक के फार्मूले में किया हमने इसे पुट किया। जैसे पहले भी जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था प्रीवियस कैलकुलेशन में यहाँ पे हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक भी मौजूद थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्रेफर्ड स्टॉक को भी इंक्लूड किया था कि वेट उनका क्या है और उनका रिटर्न क्या है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट, या हमने इसे इंक्लूड नहीं किया। 1/3, ये क्या वेट ऑफ डेट कितना है, ये दैट इज 1/3, कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज 11.76, और प्लस 2/3, और दैट इज, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स टू 9.52। यहां तक है कि यार आपके पास वेट किधर से आए हैं, इसके लिए क्या हमने किया है, यूज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी कितनी होगी, 2 अगर है तो इक्विटी कितनी होनी है, दैट इज 1 एंड दैट वुड बी 2। इक्विटी यानी कि
दैट इज हाउ इट वाज कैलकुलेटेड। और ये आपके पास कैलकुलेशन दी हुई है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द अदर हाफ। वी गोना मूव फॉरवर्ड। एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बीटा, इस पे ये देखें कमेंट किए हुए हैं कि ये मेथड का ठीक है यार, इट्स रियली गुड, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा मेथड है, और इसे आपके पास यू वुड फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स आपको मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी जो कि इसे बैक कर रही होंगी थ्योरी में या फिर एकेडमिकली। लेकिन इसमें रियल लाइफ में क्या है, देयर आर प्लेंटी ऑफ इश्यूज, काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं ऑफ कि यार हाउ डू यू फाइंड कि कंपेरेबल कंपनी क्या होगी, और उसकी कंपेरेबल कंपनी एक तो फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा हो सकता है कि आपकी कंपेरेबल कंपनी भी प्राइवेट ही हो, वो पब्लिकली ट्रेडेड ना हो। दूसरी चीज क्या होगी कि हो सकता है कि कंपनी स्पेसिफिक या उसके प्रोडक्ट 100% श्योरिटी से, दैट इज रियली हार्ड। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी टाइम कंजम्पशन भी बहुत हो सकती है। दे माइट बी इंडस्ट्री जिसमें एक ही कंपनी हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं तो क्या होगा, यू कैन ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में देयर आर ओनली फ्यू कंपनीज, लेट्स सपोज कि 4 या 5 कंपनी, अगर मैं मोबाइल कैरियर्स को भी इंक्लूड कर लूं, इसमें क्या होगा, दैट वुड ओनली प्रॉब्लम वुड बी कि इसमें यू कैन नॉट कंपेयर वन कंपनी टू पीटीसीएल। ये पीटीसीएल मार्केट लीडर होगा, आप मोबाइल कैरियर्स का करना है तो यू हैव टू फाइंड अदर मोबाइल कैरियर, जैसे यू फोन का करेंगे तो यू हैव टू फाइंड के मोबाइलिंग और इसमें कंपैरिजन है या कंपेरेबल नहीं है। अगर दोनों ही प्राइवेट होंगी तो आपके पास यू वुड नॉट हैव चांस, या आपके पास ये डाटा नहीं अवेलेबल होगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डेट बीटा हमेशा हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि प्रीवियस जो पास्ट में हो गया, लेकिन क्या होता है मोस्ट ऑफ समटाइम्स इट बिकम्स इनवैलिड। ये जो डाटा होता है दैट बिकम्स लेट्स से इररेलेवेंट हो जाता है। व्हाई? उसकी वजह क्या है, 2007 तक मैं कहता हूं यूके के मोस्ट ऑफ द यूके बैंक्स वर ये जो आपके बैंक से यूके वगैरह के बैंक थे ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे फाइनेंशियली और रिटर्न के हवाले से, लेकिन और इनका पास डाटा देखें, आप क्या कहेंगे कि दे वर रियली गुड डिपेंडिंग अपॉन हिस्टोरिकल डाटा या हिस्टोरिकल रिटर्न्स। लेकिन 2007 के बाद ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम हैड प्रॉब्लम। और बड़े बड़े बैंक थे, जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, आई वुड गिव इस हैलिफैक्स बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, आरबीएस, और इवन लॉयड्स, टीएसबी। ये सारे बैंक क्या हुए, दे नीडेड बेल आउट्स। इनका प्रॉब्लम क्या था, गवर्नमेंट से बेल आउट्स इन्होंने ली थी सिंपली बिकॉज कि इनके फाइनेंशियल या इनके हालात बहुत खराब हो गए थे और इनका फियर था कि ये दे वुड कोलैप्स। तो लेकिन उससे 2007 तक की फाइनेंशियल या उससे पहले की 2006 तक की देखें तो आप लोग ये नहीं कह सकते थे कि एक साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर इनका ये इतने बुरे हालात होंगे। समटाइम्स इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे चेंज होती है कि आपकी कंपनी वगैरह उससे बच ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि एक छोटी कंपनी है, इकोनॉमिक स्लम्प आया, तो क्या होगा, उसकी सेल्स वगैरह या उसका कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, उसकी सेल्स क्या होगी, एकदम से डाउन हो जाएगी। तो ये दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ये हिस्टोरिकल रिटर्न पे होता है। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये एकदम से इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो, हालात चेंज हो, तो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हिस्टोरिकल डाटा धरेगा धरा रह जाता और आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस वगैरह दैट और वो सारी क्या हो जाएगी, टोटली डिफरेंट हो जाती है और प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। हिस्ट्री उसकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन करंट और फ्यूचर का अगर आप देखेंगे, द प्रॉस्पेक्ट्स वुड बी रियली ब्लीक।
देखिए ये क्या होगा, द एस्टिमेट इज सेंसिटिव, जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना क्या होता है इन लॉन्ग टर्म, एक इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं या डिस्कशन होती है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी चीज़ें होल्ड करती हैं। उसका लॉन्ग टर्म से मुराद है कि अगर 10-15 साल का डाटा लिया तो उसमें क्या होगा, वो अक्सर स्मूथ आउट हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डाटा का क्या होगा, सेंसिटिविटी वगैरह वो स्मूथ आउट हो जाएगी। लेकिन इन्वेस्टर वगैरह या कंपनी का प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म से ज़्यादा शॉर्ट टर्म का होता है। और देखें इसमें क्या है, देखें इसमें क्या है, एस्टिमेट इज इफेक्टेड बाय इंडेक्स कौन सा आप चूज कर रहे हैं जो मार्केट रिटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर आप चूज करते हैं लेट से KSE 100 इंडेक्स जो कि नॉर्मली कोट किया जाता है, तो इसके मार्केट रिटर्न्स डिफरेंट होंगे। और अगर आप इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का करते हैं जो कि ISE है, ISE 30 इंडेक्स वगैरह यूज करते हैं या LSE लाहौर का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, दैट वुड बी रिजल्ट्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे, सिंपली बिकॉज हर एक के मार्केट रिटर्न्स डिफरेंट होंगे। हर कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज 30 का कभी भी ये दोनों के रिटर्न सेम नहीं होंगे मार्केट रिटर्न्स की अगर बात करें तो, जो कि बेसिक कंपोनेंट है जब भी आप बीटा वगैरह की कैलकुलेशन करेंगे। देखें बीटा आर बिलीव टू बी टू रिवर्ट टूवर्ड्स 1 ओवर टाइम। टेंडेंसी होती है कि यार 1 की तरफ जाएं कि हम एक अजम्पशन ये लेते हैं कि फ्यूचर में जाके अक्सर औकात जब हम लेटर ऑन भी देखेंगे कि वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे या प्रैक्टिकली आप वो करते हैं तो आप एक एजम्पशन लेते हैं कि जब आप एस्टिमेशन कर रहे थे फ्यूचर ग्रोथ की कि फ्यूचर में ग्रोथ क्या होगी, तो उसमें होता है कि कंपनी मार्केट, जहाँ तक बात आती है बीटा की, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मार्केट बीटा हमेशा क्या होता है, मार्केट बीटा MB से मैं वो उसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज ऑलवेज 1। और कंपनी बीटा क्या होता है कि अगर इसके हिसाब से हमने कंपनी को कंपेयर करना है, इसका रिस्क और कंपनी के रिस्क को हम कंपेयर करते हैं, तो वो क्या हो सकता है 1 भी, और नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी, और 1 होगा या इससे ज्यादा है, बट ये डिफरेंट उस पर कंपनी टू कंपनी। और ये बीटा भी क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होता रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि कंपनी एट वन टाइम ग्रोथ करती रहेगी, तो अज्यूम ये करते हैं कि इकोनॉमी और कंपनी एक किस्म के मर्ज हो जाएंगे। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि टेंडेंसी होती है बीटा की कि ये 1 की तरफ जाए या मार्केट के साथ टैली हो जाए या मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। और जहां तक बात आती है स्मॉल कंपनीज के बीटा की एस्टिमेशन करें या स्मॉल कैपिटलाइज फर्म्स की, तो उसमें क्या होगा, अपवर्ड रिस्क रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, जितनी छोटी फर्म होगी उसमें हमेशा रिस्क क्या होगा, इसका इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, व्हाट इफ, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कैपिटल के विथड्रॉ करवा लेते हैं आप अगर लोग जो हैं लेट से कि आपके पास एक छोटी फर्म है जिसकी कैपिटलाइजेशन 1 मिलियन है और आपने $500,000 उसमें इन्वेस्ट किए और हाफ मैंने किए हैं, हम दोनों ने यानी 5 लाख इन्वेस्ट किए, तो उसमें क्या होगा, 2 मेजर ग्रुप्स हो जाते हैं। किसी वजह से अगर मेरा आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आप क्या करते हैं, या आप 5 लाख निकाल लेते हैं या मैं 5 लाख निकाल लेता हूँ, तो फर्म क्या होगी, दैट वुड ऑलमोस्ट कोलैप्स के पास आ जाएगी। क्यों, सिंपली बिकॉज कि वो इतना एकदम से कैपिटल फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड एट द सेम टाइम एक बड़ी कंपनी है जिसका 100 मिलियन का कैपिटल है, आपने 1 मिलियन, उसमें आपका भी कैपिटल है 1 मिलियन और मेरा भी 1 मिलियन का, अगर आप 10 लाख निकलवा लेते हैं तो फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं भी 10 लाख निकलवा लेता हूँ तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और हम दोनों मिलकर भी निकलवाते हैं तो कोई इतना खास फर्क
नहीं पड़ता कंपनी को। दैट इज, यही वजह है कि स्मॉल कंपनी जो होती है, छोटी फर्म होगी, उसका रिस्क हमेशा दैट वुड बी हैव हायर रिस्क इन रियल लाइफ, दैट वुड हैव हायर रिस्क एज कंपेयर टू द लार्जर फर्म। तो हमें उसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। इन रियल लाइफ वी डू एडजस्टेड। यही वजह होती है कि बैंक्स आर मोर कंफर्टेबल, बैंक ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं गिविंग लोन्स और इवन इन्वेस्टर्स, और कि वो लोन दे देते हैं बॉन्ड की सूरत में, डिबेंचर की सूरत में। बैंक्स वैसे सिंपल लोन की सूरत में उन्हें देते हैं बड़ी कंपनी को, जबकि छोटी कंपनी से वो बड़ा हेजिटेट करते हैं देते हुए, और अगर देंगे भी तो बड़ी कंपनी को वो इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे, जबकि छोटी कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखते हैं। नाउ वी मूव टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट हमेशा होती है कि लास्ट डॉलर या लास्ट यूनिट प्रोड्यूस करने पे या लास्ट यूनिट के उस पे क्या आपकी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से के 9 यूनिट बनाए हैं तो उसकी कॉस्ट कितना होगी, और 10th यूनिट जो होगा आपका, इसकी कॉस्ट क्या होगी। लेट्स सपोज कि 9 यूनिट नॉर्मल प्रोडक्शन में है, नॉर्मल प्रोडक्शन है, 10th क्या है, एडिशनल यूनिट है, तो इसमें इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, दैट वुड बी मार्जिनल कॉस्ट। इसमें क्या है, लास्ट न्यू डॉलर के फर्म raises more capital, more and more cost would be different। लेकिन ये जो जैसे पहले भी हमने जिक्र किया, जो आप कैपिटल रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप रेस करते जाएंगे कैपिटल डेट के थ्रू या इक्विटी के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, पहले लेट्स से कि आपके ऑथराइज कैपिटल जो है फर्म का, मैं कहता हूँ 400 मिलियन है ऑथराइज कैपिटल। यानी ऑथराइज कैपिटल देखें, हमेशा याद रखें कि आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें 2 किस्म के आपको कैपिटल दिए जाते हैं। एक होगा ऑथराइज कैपिटल, इन दिस केस ऑथराइज कैपिटल इज 400 मिलियन। इसका क्या मतलब है कि कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है, दैट इज 400 मिलियन, या 400 मिलियन के शेयर्स इशू कर सकती है। और एक होगा पेड अप लेट से अभी मैं कहता हूँ 100 मिलियन है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी यू स्टिल गॉट, आपके पास कितना है, इसमें फर्क जो है दैट इज कि यू कैन स्टिल रेज फर्दर 300 मिलियन, 300 मिलियन एडिशनल वो कर सकते हैं। पहले 100 मिलियन रेज करेंगे, उसकी हो सकता है कॉस्ट कम हो या ज्यादा हो सकती है। इक्विटी की अगर बात करेंगे उसकी कॉस्ट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो सकता है, या डेट की अगर बात करते हैं, पहले 100 मिलियन डेट से रेज किए हैं तो आपके पास कोई इतना इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो जो आप बढ़ाएंगे आपके इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड गो अप। और अगर आप डेट के थ्रू, जैसे मैंने अभी कहा था कि डेट के थ्रू आप करते हैं तो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डेट विल राइज टू अकाउंट। जो आप पहले 100 मिलियन पे आपकी कॉस्ट जो थी, लेट्स से कि मैं कहता हूँ दैट वाज लेट्स से 10% थी, दूसरे 200 मिलियन पे यानी कि नेक्स्ट 200 मिलियन तक, यानी कि नेक्स्ट 100 मिलियन जो होगा उसमें आपने की कॉस्ट जो थी, रिस्क लोगों ने कहा बढ़ गया, इन्वेस्टर ने कहा दे आस्क्ड फॉर समथिंग लाइक 12%। और अगर आप 300 मिलियन पे के पॉइंट पे पहुंचते हैं तो अज्यूम ये कर लेते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हमें अब 15% चाहिए। और अगर आप 400 मिलियन पे जाते हैं तो दे में आस्क एट दिस टाइम, ये जो आखिरी 100 मिलियन रेस के, हमें 18 या लेट से 20% रिटर्न चाहिए, सिंपली बिकॉज ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होंगे। सीनियोरिटी ऑफ डेट की क्या होता है, डेट का इशू क्या होता है, पहले 100 मिलियन वाले जो है, अगर कंपनी डूबती है या तबाह खत्म होती है तो पहले सबसे पहले इन्हें मिलेगा, फिर इन्हें मिलेगा पैसा, फिर इन्हें, और सबसे एंड पे इन्हें मिलेगा। इसमें देखें, इसके लिए बॉन्ड कॉवेनेंट्स हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। यानी कि इसमें क्या कॉवेनेंट्स क्या होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा देते हैं बॉन्ड होल्डर,
कि यार ये कहते हैं कि हमने तो आपको डेट दी थी, दैट वाज इन 2000 एंड लेट से मैं कहता हूँ 5 में इन्होंने इनसे अपने पैसा लिया था बॉन्ड्स के थ्रू, इनसे लिया था 2008 में, इनसे फिर आपने लिया 2010 में, और इनसे कब लिया, अभी लिया 2000 एंड लेट से 12 में लिया था, प्री लास्ट ईयर। तो इसमें देखें 2005 वाले क्या कहेंगे, भाई हमारे बॉन्ड तो 5 साल हो गए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉवेनेंट लगा दिए या आपको प्रोहिबिट किया कि आप फ्यूचर डेट अगर ये वाली डेट इशू करते हैं, ये करते हैं, ये आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये सीनियर होगी, या इफ कंपनी गोज डाउन इन्हें पहले पैसा दिया जाएगा, सबसे पहले इनका हक होगा, फिर इनके बाद ये 2008 वाले आएंगे, फिर 10 वाले आएंगे, और सबसे एंड पे कौन से आएंगे, 2012 वाले। यही वजह कि वो आपसे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा मांग रहे हैं। इसमें देखें जो आप सबॉर्डिनेट डेट इशू करते हैं, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट है तो इस वजह से क्या होगी, क्योंकि इसकी बारी बाद में आनी है, वो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और ये जो सबसे जूनियर डेट है या सबसे सबॉर्डिनेट जो है, उन्होंने क्या कहा है कि हमें 20% चाहिए, यानी कि ये जो होगा आखिरी 100 मिलियन वाले हैं वो 20% ले लें, सिंपली बिकॉज उनका रिस्क क्या है कि एक तो ये है कि सबसे एंड में उनकी बारी आएगी, दूसरी चीज क्या है कि कंपनी की हो सकता है कि वैल्यू ही एग्जॉस्ट हो जाए, और इसी चीजों को मद्देनजर रखते उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मांगा है आपसे। ये क्या होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल। मोर एक्सपेंसिव देन रिटेन्ड अर्निंग ड्यू टू फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है, आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। इन दिस लेटर ऑन हम फ्लोटेशन कॉस्ट का भी अकाउंट फॉर करेंगे या देखेंगे वो किस तरह आप कर सकते हैं या उसका क्या ट्रीटमेंट होगी। ओके इसमें एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, जो डेट में आपको दी गई है कि लाजमी नहीं है सिर्फ डेट होल्डर ही वरी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो डेट इशू की है तो आपके शेयर होल्डर्स भी थोड़े से आपसे क्या हो जाएंगे, वो भी थोड़े बहुते वेरी हो जाएंगे, परेशान होंगे, और वो इस परेशानी को किस तरह जाहिर करेंगे कि वो आपसे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाने का कहेंगे या डिविडेंड्स पे प्रेशराइज करेंगे एजीएम्स में कि हमारे डिविडेंड बढ़ाए जाएं या डिविडेंड दिए जाएं। अगर इसे समराइज करें तो बॉटम लाइन क्या है कि जो आप नया कैपिटल रेज करेंगे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी या बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है कि आपका डेट जैसे जैसे डेट इशू होगी तो हर जो भी ट्रांच होगी या डिफरेंट उसके जो जितना ज्यादा डेट रेज करेंगे उतना ज्यादा आपसे क्या रिक्वायर करेंगे, इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा रिक्वायर करेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, क्योंकि इक्विटी होल्डर्स भी अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा करने का कहेंगे तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, दैट वुड इंक्रीज एज वेल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल में क्या होता है कि ये आपको बताता है कि जैसे ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल की कि क्या है इसमें। बिफोर वी गो ऑन टू दैट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वन कंपोनेंट कंपनी वैक चेंजेस। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एनी टाइम द कॉस्ट ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ कंपनी वैक, यानी किस पॉइंट पे जाके आपकी क्या होती है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट कंपोनेंट की या कॉस्ट कितने से, फॉर एग्जांपल 100 से मिलियन का आपने कैपिटल इशू किया है तो आप कहते हैं किस पॉइंट पे जाके ये 10% इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो एट व्हाट पॉइंट मैं कहता हूं कि एट ये 10% चेंज होगा, यानी कि इसमें यानी कि 10% और एक्चुअली दिस रेट चेंज हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल एट विच कंपोनेंट कॉस्ट चेंजेस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपोनेंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल है ओमनी कॉर्पोरेशन हैज टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 60-40 शेड्यूल। ये आपको शेड्यूल दिया गया है,
न्यू जैसे जैसे आप डेट इशू कर रहे हैं 0 to 99 मिलियन की है, आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है, दैट इज 4.2%। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, दैट इज 6.5%। यानी कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कहा कि क्योंकि डेट हमेशा चीपर होती है इक्विटी से, यही चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही। और अगर आप एडिशनल डेट इशू करते हैं 100 मिलियन से 199 तक, तो ये कॉस्ट कितनी हो जाती है, 4.6 और 5 हो जाएगी। और इक्विटी की जहाँ तक बात करते हैं तो ये क्या होगी, 8% और 9.5% हो जाएगी। इसमें देखें आपने रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट करना है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं और यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल और इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमने देखें इसमें कंपोनेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो ये कितना होगा, 100 मिलियन। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ डेट की अगर बात करें 100 मिलियन है, 0.4 से आपने इसे डिवाइड किया, दैट इज 250 मिलियन, या 250 मिलियन पे ये चेंज हो रहा है। दूसरे में क्या होगा, दैट इज 200 मिलियन, और 250 और 500 मिलियन पे क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ डेट, यानी कि डेट के डेट्स चेंज हो जाएंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इक्विटी कितना है, दैट इज 333 मिलियन एंड 667 मिलियन। ये देखें यही फार्मूले के अंदर हमने किया है। अमाउंट ऑफ कितनी है, इस पे जो चेंज हो रही है, एंड वेट ऑफ कंपोनेंट। वेट हमें ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया कि इक्विटी कितनी होनी है, डेट कितनी होनी है। इसमें ब्रेकअप पॉइंट्स या ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको क्या दिए, 50 मिलियन पे इक्विटी कितनी होगी, 30 मिलियन होगी। कैपिटल की अगर बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 6.5। डेट कितनी होगी, 20 मिलियन होनी है। और वैक कितना हो जाएगा, 5.58। 250 पे क्या होगी, इक्विटी आपकी 150 है और डेट आपने कितनी रखनी है, 40% होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 मिलियन। और इसमें वैक की क्या है, वैक का देखें जो आप ये बढ़ाते जा रहे हैं, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ता जा रहा है। इफ यू मूव फॉरवर्ड, अगर आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो दैट इज हाउ इट्स गोना शो अप। देखें स्टेप वाइज चल रहे हैं, लेकिन ये स्टेप्स क्या है कि दे आर नॉट इक्वल। इनका अगर आप देखें यहां से भी तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। ओके अब देखें इसमें भी आपने जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये स्टेप्स क्या हैं, दे आर नॉट इक्वल, लेकिन आपको ये बता रहा है कि जनरली इसे अगर एवरेज आउट करेंगे तो दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरह का आपके पास होगा, यानी कि इसका स्लोप देखें तो स्लोप क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है एक खास प्रोपोर्शन से, या उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि स्लोप कभी भी इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्लैट नहीं होगा कभी भी। इसमें देखें इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक, इस तरह का आपके पास स्लोप नहीं आएगा। इट्स गोइंग, यानी कि सेम उस पर नहीं जा रहा, या थोड़ा सा वो नहीं हो रहा, या इस तरह भी नहीं आ रहा, डाउनवर्ड्स भी नहीं आ रहा, इट्स गोइंग अपवर्ड। ये आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड, इसका स्लोप क्या है, दैट इज गोइंग अपवर्ड, या अपवर्ड ट्रेंड है। क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, जैसे जैसे आप कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपके डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने कैपिटल लिया हुआ है इन 100 मिलियंस या मिलियंस में लिया हुआ है, और ये क्या आपकी कॉस्ट यहाँ पे क्या है, बैक या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस साइड पे इंक्रीज हो रही है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लोटेशन कॉस्ट। स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक हमने डिस्कशन की थी और हमने यही कहा था कि लेटर ऑन हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द ट्रीटमेंट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है कि फर्स्ट जब भी आप डेट वगैरह या इक्विटी फ्लोट करेंगे उस पर जो भी आपकी कॉस्ट होती है, इसे हमने डिस्कस किया था। जस्ट ब्रीफली क्या होगा कि आपने बॉन्ड इशू करने हैं या शेयर इशू करने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक वगैरह से रब्ता करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो भी उन्हें चार्जेस देंगे, दैट वुड बी योर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर डेट आर यूजुअली लो, काफी लो होती है, बट फॉर इक्विटी दैट इज 2 to 7% होती है। और इन मोस्ट केसेस आईपीओ वगैरह के केसेस में क्या होगा, दैट माइट बी 10%, 5 to 10% भी हो सकती है, लेकिन जनरली 2 to 7 है। लेकिन दैट इज इफ यू टॉक अबाउट इट, डिपेंड करेगा मार्केट सिचुएशन या हालात पे। जितनी ज्यादा अगर मार्केट की में लिक्विडिटी या आपके इकोनॉमिक कंडीशन जितने अच्छे होंगे, ये कॉस्ट कम होगी, सिंपली बिकॉज पीपल वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट। काफी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इतना ज्यादा बैंक्स वगैरह को, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। ये आरबीआई की एग्जांपल दी गई है। आरबीआई कंपनी की प्रोजेक्ट विथ इक्विटी एंड सेल 100,000 शेयर कॉमन स्टॉक उसने बेचा 100,000 या 1 लाख कॉमन स्टॉक है, 20 इसकी वैल्यू है। ग्रॉस प्रोसीड्स एंड 6% उसने क्या किया, प्रोसेस या सर्विसेज चार्जेस दिए। इसमें देखें टोटल नेट पेमेंट इसके पास कितनी आ रही है, प्रोसीड्स कितनी आ रही है, दैट इज आपके पास क्या है, कंपनी की नेट प्रोसीड्स इज 1.88 मिलियन या 18 लाख और 80 हजार आपके पास आ रहे। आपने 20 लाख रेज किया था, 2 मिलियन रेज किया था, लेकिन उसमें से 1,20,000 क्या हुआ, दैट हैज बीन टेकन ऑफ। यानी कि ये क्या हो गए, ये सारे ये वाला पैसा क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया, अपने फी के तौर पे डिडक्ट करके आपको कितने दिए, ये दिए हैं जी 18 लाख और 80 हजार रुपए। 20 लाख रेस हुए थे, लेकिन वन थिंग बात है तो वही आती है कि आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, दैट वुड बी ऑन नॉट ऑन, आपने 18 लाख 80 हजार पे नहीं 20 लाख पे ही देना है, इंटरेस्ट देना है या डिविडेंड्स वगैरह देने हैं। अब देखें इफ कंपनी हैज डिविडेंड, इसी को अगर आगे देखें, इसमें देखें इनकरेक्ट कि आप क्या करते हैं, इनकरेक्ट ट्रीटमेंट कैसे होती है फ्लोटेशन कॉस्ट की। मोस्ट ऑफ टाइम इसमें करते क्या है, कंपनी के टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी दिया होता है, या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या टेक्स्ट बुक में बेसिकली होता है, इट्स नॉट टू डू, आई वुड नेवर ब्लेम, स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करते हम, कि ट्रीटमेंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होगी, बात वही आती है कि आपने अगर 22 मिलियन पे इंटरेस्ट देना है, लेट्स से कि 2 मिलियन पे 10% इंटरेस्ट देना है, लेकिन आपके पास 18 लाख 80 हजार है, तो उस पर कितना देंगे, 2 मिलियन पे लेट्स सपोज कर लेते हैं कि आपने देना है 10% पर एनम देना है, तो आपने कितना देना है, 20 लाख पे 10% आप हर साल कितना देंगे, 2 लाख इंटरेस्ट की सूरत में देंगे। लेकिन आपके पास क्योंकि पैसा कितना है, 18 लाख 80 हजार, और इस पे भी आपने कितना देना है, 2 लाख ही देना है, तो ये क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप कहेंगे कि एक्चुअल में तो हमें ये जो कंपोनेंट है ये 10% का नहीं मिला, दैट इज ऑलमोस्ट तकरीबन राउंड अबाउट 10.52 या जितनी भी आती है, सपोज कर लेते हैं कि इसे राउंडिंग में ही रखता हूँ कि आपका इंटरेस्ट अब रेट क्या बन गई, इफेक्टिवली दैट बिकम्स 11%। सपोज किया, डिटेल कैलकुलेशन यू कैन डू इट, लेकिन दैट वुड वन थिंग इज फॉर श्योर कि 10% से ज्यादा ही होगा। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि यार ये तो हम 11% पढ़ रहे हैं। यही चीज इसी तरह की सिमिलर एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई है कि हैज डिविडेंड ऑफ 1.50 पर शेयर अगर देते हैं, करंट प्राइस ऑफ शेयर कितनी 30 है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 6%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें क्या है कि एक एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास ये डिविडेंड होगा 1.50, शेयर जो है आपका 30 का चल रहा है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6% की है, तो उसमें अगर हम वो करते हैं रिकॉल
डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्या है कि दैट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय ग्रोथ रेट, यानी कि हमने इसे ग्रो कराना है और डिवाइड किससे कर देना है, आपकी शेयर प्राइस से डिवाइड कर देना जो भी अभी करंट चल रही है, और इसमें क्या कर देना, ग्रोथ रेट को ऐड करना। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन जाता था दैट वाज डिविडेंड्स जो थे डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, और इसमें ऐड कितना कर देना, ग्रोथ रेट प्लस जी। तो ये कितना बन जाता है आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, या वो कितना बन रहा है, दैट इज कॉस्ट कितनी बन रही इक्विटी की 11.30 या परसेंट या 11। लेकिन इसमें अगर फ्लोटेशन कॉस्ट करते हैं तो ऑफ 4.5% डायरेक्टली इनटू इक्विटी। इसमें हमने क्या किया कि इसमें क्योंकि हमने फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या कर दिया, दैट वी हैव इंक्लूडेड दैट, और उसके बाद कितनी बनती है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी ड्यू टू दिस फ्लोटेशन कॉस्ट 11.55। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टोन की एग्जांपल यहाँ पे भी आपको दी थी, सिंप्लीफाइड टर्म में थी, दैट वाज रिलेटेड टू दैट। लेकिन हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर बात करें तो इस एग्जांपल में क्या है कि अगर आप क्या इनकॉर्पोरेट करें 4.5% ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, उससे हमने क्या किया यहाँ डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, इसे हमने लेस कर दिया जस्ट टू गिव द इम्पैक्ट। इसमें अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू दैट वुड गो डाउन, थोड़ी सी डाउन हो जाएगी 30 से। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी, ये तो हमने कहा कि इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है। उसकी वजह क्या है कि यार ये वन ऑफ कॉस्ट है, ये सारी उम्र नहीं चलेगी, वन ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट इफेक्टिवली इंक्रीजेस बैक बाय फिक्स परसेंट एंड विल इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है इस आर्ग्यूमेंट में, दे आर नॉट ऑन गोइंग। फ्लोटेशन कॉस्ट आपने 10 साल यानी कि 10 इयर्स का अगर बॉन्ड इशू किया है तो ये 10 साल तक तो नहीं चलेगी, हर साल तो नहीं आपको बेयर करनी पड़ेगी, ये तो क्या वन ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जब भी इनिशियल लेवल पे ही आपने क्या करना है, इसे बेयर करना होगा। और फ्लोटेशन कॉस्ट है कैश आउटफ्लो दैट अकर्स इनिशिएशन या प्रोजेक्ट के स्टार्ट में होगा, और इससे क्या होगा, इफेक्ट एनपीवी बाय इंक्रीजिंग, एनपीवी किस तरह की इनिशियल कैश आउटफ्लोज को इंक्रीज करेगा, इस वजह से आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। ये हर साल नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रीवियस उसमें देखें तो अगर आप इसे डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करते तो इसका क्या मतलब है कि जब तक ये इक्विटी चलती रहेगी तो ये क्या होगी, आप फ्लोटेशन कॉस्ट का इंपैक्ट उसमें ले रहे हैं। सही तरीका क्या होगा, इनिशियली आप प्रोजेक्ट में जब भी प्रोजेक्ट की बात आती है तो प्रोजेक्ट का जो आप कैश आउटफ्लोज होंगे, जो इनिशियल हमने पहले भी कहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें आप इसे इंक्लूड कर लें। इसमें क्या एनालिस्ट क्या कर सकते हैं, फॉर दैट पर्पज यू वुड बी द एनालिस्ट, कैलकुलेट डॉलर अमाउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट की एग्जैक्ट अमाउंट आपने डॉलर में या पैसे की सूरत में आपने कैलकुलेट करनी है, और उसे क्या कर देना, एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट एंड इंक्रीज इनिशियल आउटफ्लो, यानी कि जो हम कहते हैं कि वाई ये जीरो जो होता है जिसमें होता है उसके अंदर हमने क्या है, लेट्स सपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने का भी किया है इसके नीचे आप कर दें फ्लोटेशन कॉस्ट भी इसके अंदर, जो आउटफ्लोज हैं इसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट को भी आउटफ्लो के तौर पे आप मेंशन कर दें। ओमनी कॉर्पोरेशन की एग्जांपल है, 400,000 आउटले है, कैश इसका कितना है 150,000, और 4 साल का ये प्रोजेक्ट है, टैक्स रेट आपको दिया गया है, और कॉस्ट ऑफ डेट इज 6.50, ये शेयर प्राइस भी है, डिविडेंड कितने हैं 2 पर शेयर है, ओमनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आपके पास 5% है, डेट और इक्विटी का जो है डेट टू इक्विटी रेशियो 50-50 है, इक्विटी और फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 4.5
द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर, आपने कैलकुलेट क्या करना है, वैक को कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन की तरफ आए तो इसमें क्या है, आफ्टर टैक्स है, आपने इसमें 1 माइनस टी से आपने एडजस्ट किया, तो ये क्या है, प्री टैक्स थी, आफ्टर टैक्स आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया है कि 2 बाई, इसमें देखें दैट वाज वेट इज शेयर प्राइस थी एंड 0.5 यानी कि टोटल कैपिटल से आपने वो किया एडजस्टमेंट की, तो ये कितनी आ गई, वी कैलकुलेटेड दैट, वैक हमने कैलकुलेट किया है। देखें प्रोजेक्ट कितने से फाइनेंस हुआ, 50% इक्विटी है, तो हम कितना रेज कितना करना है, हमने रिक्वायर्ड कितना रेज करने के लिए, वी रिक्वायर्ड 400,000 तो टोटल है रिक्वायरमेंट, 50% इक्विटी है तो हमने 200,000 2 लाख रेज करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी कितनी है, दैट वुड बी 4.5%, तो ये कितना हो जाएगा 4.5% से अगर आप इसे करेंगे तो यू वुड गेट 9,000। तो इसमें क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करनी है 400,000 तो आउटले होगा, द अदर वन वुड बी, इसमें आपने क्या कर देना फर्दर 9,000 को ऐड कर देना, और बाकी आपने डिस्काउंट रेट के थ्रू आपने ये कैलकुलेट जो किया वैक वगैरह के थ्रू जो कैलकुलेट किया है, उसके बाद आपने इसे क्या करना है, आप सिंपली इसे क्या करें डिस्काउंट करते जा रहे हैं। ये हमने क्या किया, फ्लोटेशन कॉस्ट को सिर्फ इस जगह पे हमने क्या कर दिया, वी हैव सॉर्ट ऑफ क्लोज्ड इट, हमने इसे क्लोज ऑफ कर दिया सिंपली बाय टेकिंग इट एज आउटफ्लो। इसमें देखें वर्क, इफ वी वुड हैव एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में वो करें तो ये क्या हो जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट को जो हमने प्रीवियस ट्रीटमेंट भी की थी उसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इसमें क्या है कि इट हैज रेज्ड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसमें अगर हम वो करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, इफ यू लुक एट इट नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी 94,640 आई है, और इसमें अगर हम इसे शुरू में एडजस्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए वैक आपका कितना आ रहा है, वी हैव कैलकुलेटेड वैक 7.52 या 7.5% है, इसमें कितना है 7.39। इसमें प्रीवियसली अगर इसे करेक्ट ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका क्या है कि दैट इज आपकी वैक की क्या है कैलकुलेशन जो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 7.4% है, और अगर आप इसे इंक्लूड कर देते हैं रादर देन क्लोजिंग इट ऑफ एज इनिशियल आउटफ्लो, इसमें आप प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स रियली प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अब कितनी है, अब आपका डिस्काउंट रेट कितना है, दैट इज 7.5%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बैक के थ्रू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी काफी ज्यादा आ रही है, और ये क्या हो सकता है, दैट वुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसमें देखें एडजस्टिंग इनिशियल आउटफ्लो, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है कि जो हमने यहाँ पे की है, इनिशियली आपने आउटफ्लोज में ही उसे एडजस्ट कर देना है, आउटफ्लो के तौर पे आपने उसे एडजस्ट कर देना है, यानी कि इससे क्या होगा, आपका कैपिटल आउटले एक किस्म का बढ़ जाएगा। उसकी वजह क्या होगी कि फ्लोटेशन कॉस्ट यार देखें, लॉजिकली भी देखें, फ्लोटेशन कॉस्ट आपने एक बार अकर की है ईयर 0 के अंदर, और यहाँ पे वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अगर आप उसे क्या करें, डिवाइड करें या डिवाइड कर देंगे इधर इधर इधर, तो ये एक्चुअल में हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा है 9,000 को, अगर आप देखें इसमें काफी जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज अब जो 9,000 से पहले हमने यहाँ पे 9,000 लिए थे, अब हमने क्या किया, हर जगह पे इसे इंक्लूड किया, तो ये क्या हो रहा है कि पार्ट में का इंक्लूड हो रहे हैं, तो 9,000 की फ्यूचर वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू काफी ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू टुडेज। तो इसकी वजह से एक जो प्रॉब्लम आता है ये क्या है, आपकी एनपीवी इज हायर, नेट प्रेजेंट वैल्यू काफी हायर होगी या बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आप लोगों को क्या हो सकता है कि इसके
IRR वगैरह भी इफेक्ट होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि रॉन्ग डिसीजन, यू माइट मेक रॉन्ग डिसीजन। जो सबसे बड़ा कैपिटल बजटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल हो सकता है, वो है कि आप गलत डिसीजन ले लें। एंड दैट्स गोइंग टू बी इट फ्रॉम मी नाउ। टुडे वी हैव एंडेड ऑन, जिसमें आज के लेक्चर में अगर ब्रीफ राउंड अप दूं तो उसमें हमने बेसिकली किया क्या है, हमने सबसे लास्ट में जो देखा था फ्लोटेशन कॉस्ट थी, जो स्टार्ट ऑफ टॉपिक भी आपसे जिक्र किया था, हाउ इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी। एंड बिफोर दैट हमने बीटा वगैरह का देखा था कि कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी का बीटा कैलकुलेट किया जा सकता है, इक्विटी बीटा से एसिड बीटा और प्रोजेक्ट बीटा को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना डिस्कस CRP, कंट्री रिस्क प्रीमियम, और उसकी डायनामिक्स और डिटेल्स देखेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ, हैव अ नाइस डे एंड डू स्टडी इट। और एक और बात यह है कि यार प्लीज कीप इन माइंड कि जो भी आपके पास लेक्चर्स में जो एग्जाम्पल्स आती हैं, जस्ट डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब करें, फिगर्स वगैरह दैट इज ये प्रैक्टिस के साथ आपके खुद ही आ जाएंगे। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।